हेलो, नमस्कार। नमस्कार। मैं आनंद आचार्य। ये हमारे साथ पांडे विजय कुमार जी बोरिंग रोड मिशन 50 आईएएस संस्थान के प्रमुख हैं, जुड़े हुए हैं। ये इतिहास विशेषज्ञ भी है और साथ ही साथ एलएसडब्ल्यू विशेषज्ञ भी है। अभी मैं इनके बारे में चर्चा कर दूं कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक नहीं दो पुस्तक इनकी आ चुकी, एक एलएसडब्ल्यू को भी लेकर आई है और दूसरा इतिहास को भी लेकर के आई है। तो दोनों किताबें फिलहाल हिंदी में आपको बाजार में उपलब्ध है, लेकिन इसका अंग्रेजी एडिशन नोट्स के रूप में इनके संस्थान में उपलब्ध है। तो खैर, मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ अपने जो मुख्य पर्पस जो हम लोग आज वीडियो को तैयार किए है 66 बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर के। लगातार विगत 2 सालों से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कुछ वीडियो के माध्यम से आ करके आप लोगों को बताने का प्रयास करें। गेस क्वेश्चन को लेकर के कुछ पीडीएफ तो प्रोवाइड होगा, कुछ संस्थान से भी हम लोग प्रस्तुत करते हैं, कुछ मैगजीन कॉर्नर के पास भी अपने नोट्स को रखवाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास होगा कि जीएस का फर्स्ट पेपर जो है हिस्ट्री एंड कल्चर का सेक्शन है, उसका संभावित गेस 66 बीपीएससी के लिए क्या हो सकता है, उसके संभावित क्वेश्चन, उसमें कौन कौन सा कंटेंट की अपेक्षा होती है, उन चीज़ पर भी फोकस करेंगे। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यह जीएस को लेकर के दूसरी कड़ी है, क्योंकि इससे पहले हमने साइंस टेक पर गेस क्वेश्चन मैंने कर दिया है। अभी इतिहास को लेकर के इसके बाद की अंकड़ी को विशेषज्ञ के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम विजय पांडे जी से अपेक्षा करेंगे कि पांडे जी आप बताएंगे विजय जी कि आप पे जो इस बार गेस जो क्वेश्चन किए, जो पिछले बार से जो फॉर्मेट लास्ट टाइम जो आपने किया था कि विगत 10 सालों का जो प्रश्न को आपने देखा था, तो कौन कौन से सेक्शन से कैसे कैसे सवाल आते, थोड़ा हम चाहेंगे पहले उसको बताएं। जरूर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास, आधुनिक भारत और संस्कृति, इनसे पार्ट पेपर फर्स्ट में प्रथम पार्ट इसका होता है, जिससे कि सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आपने अगर प्रश्न पत्र भी देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि उसमें 6 सवाल पूछे जाते हैं और उसमें से 3 का उत्तर देना होता है। लेकिन पिछले अगर आप 2 वर्षों के, खास करके जो 65वीं और 64वीं, इन दोनों के प्रश्न पत्र देखेंगे तो देखेंगे कि एक जो आखिरी सवाल, जो 6ठा प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न में टिप्पणी लिखने को कहा जाता है। उसमें 2-3 छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं जिसमें 2 का उत्तर देना होता है। अच्छा, एक चीज़ तो यहाँ मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा कि पहले तो 4 ही सवाल में से 3 लिखे जाते थे, और ये कब से आप देख रहे हैं कि 6 में 3 लिखे जा रहे हैं? इधर 63वीं से शायद इस तरह, मतलब विगत 3 वर्षों में, 3 वर्षों से माना जा सकता है। 3 वर्षों से ये शुरू हुआ है कि 6 सवाल पूछे जाते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शन काफ़ी हो गए हैं, अब आपको उसमें से बेस्ट सिलेक्शन करना है और उसका उत्तर भी देना है। इसलिए अब जो है थोड़ा सा आपको सेलेक्टिव होकर के और अपना दायरा सीमित रख के भी आप बढ़िया से अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे सीधे चलते हैं। जो 65वीं प्रश्न पत्र आपने देखा होगा, तो उस प्रश्न पत्र को हम अगर ध्यान में रख के हम एक गेस करें, जो कि 66वीं के लिए मुख्य परीक्षा के लिए, तो उसमें से हमने कुछ टॉपिक्स को कैटेगरी वाइज बांटा है और उसी के मुताबिक आपको आगे की तैयारी करनी है, यानी 66वीं की तैयारी। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, हम लोग का जो संस्थान का जो टेस्ट सीरीज चलता है, पीटी का हो चाहे मेंस का हो, तो फिलहाल जो मेंस की जो चर्चा हो रही है, जो संभावित टॉपिक है उसी से सवाल आप ज़्यादातर उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो हम लोग वीडियो के माध्यम से केवल एक संभावित टॉपिक को दे रहे हैं, लेकिन ये जो गेस क्वेश्चन है या टेस्ट सीरीज जो चलाएंगे उसे पूरा क्वेश्चन होगा जिसे प्रैक्टिस करना हो। हाँ, क्वेश्चन के अभी फॉर्मेट पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ, टॉपिक पे जरूर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं 66वीं मुख्य परीक्षा के लिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 4-5 सेक्शंस जो हैं भारतीय इतिहास और संस्कृति में, जो महत्वपूर्ण सेक्शन होते हैं, उसको बांट करके उस हर सेक्शन से 1-8 सवाल पूछे ही जाते हैं। हाँ, प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला जो है कला और संस्कृति से, आपने अगर विगत वर्ष के प्रश्न को देखा है तो उसमें देखा होगा कि पाल कला पर ये सवाल आ चुका है। तो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है मौर्य कला। नहीं, अभी हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, कला में तो टॉपिक कितने सिलेबस पढ़ने हैं? पाल है, मौर्य है। हाँ, खास करके 2 से हमेशा सवाल आता है। ठीक है, ये हम जानना चाह रहे हैं कि कला में मौर्य कला है, पाल कला है, पटना कलम है, हाँ, और मधुबनी पेंटिंग है।
इस तो तरह से है। लेकिन ये 4 सेक्शन में से एक पूछा जा चुका, तो इस बार गेस आप क्या इस बार मेरा गेस जो है कि मौर्य कला से संबंधित है, क्योंकि पाल कला आ चुका है। और आपने ये भी देखा होगा कि 64वीं में जिस तरह से कला को पर ये सवाल थे मौर्य कला पर, उसी तरह का सवाल पाल कला पर सेम का सेम सवाल पूछा गया है 65वीं में। तो आपको सबसे पहला जो गेस हम जो बता रहे हैं कि पाल कला को छोड़कर आप मौर्य कला पर विशेष फोकस कीजिए, और मौर्य कला में जो है उसके भवन निर्माण, उसके बाकी स्थापत्य, उसका मूर्ति कला, इन सब चीज़ों पर फोकस करिए और इसको तैयार करें। अगर बढ़िया से तैयार कर लें तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ कहना चाहेंगे, ये तो इस बार संभावित ये सूद दे दिए मौर्य कला, लेकिन क्या पटना कलम, मधुबनी चित्रकला और एक समराइज पटना, ये संपूर्ण बिहार कला पर भी हो सकता है? इसमें और भी सवाल बनते हैं। ये तो मैंने मौर्य कला के बारे में बताया कि मौर्य कला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको तैयार करना होगा। लेकिन उसके साथ साथ पटना कलम चित्रकला जो है, यह भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिस पर भी आपको तैयारी करके रखनी है, क्योंकि हो सकता है ये सवाल पूछे जाएं, है ना। इसके अलावा आप जो है बिहार में कला के विकास पर भी एक सवाल पूछा जाता रहा है पिछले कई वर्षों में, तो इस पर भी तैयार रखना है कि बिहार में कला का विकास पर, माना ओवरऑल कला जो भी डेवलप हुई है, चाहे पाल कला से रिलेटेड हो, मौर्य कला से रिलेटेड हो, या जो भी स्थानीय कला हो, इन सबों को लेकर के एक सवाल बनता है कि बिहार में कला के विकास पर प्रकाश डालें। तो इसको हमको ध्यान में रखना है, और इस तीनों टॉपिक को आप बढ़िया से तैयार कर लें तो आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता, एक क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन के लिए दूसरा हम लोग आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन पे। राष्ट्रीय आंदोलन पर आपने पिछले बार में देखा होगा कि चंपारण सत्याग्रह पर सवाल पूछे गए थे, शायद पिछले परीक्षा में, नहीं सॉरी, ये 1857 की क्रांति पर सवाल पूछे गए थे। 1857 की क्रांति क्या है और इसके महत्व बिहार में खास करके प्रभाव पर वर्णन कीजिए, ये सवाल पूछे गए हैं 65 में। इस बार हमें ध्यान में रखना है कि हमें बाकी टॉपिक जो है, जो कि सारे इम्पॉर्टेंट है, 3-4 टॉपिक मैं बता रहा हूँ। चंपारण सत्याग्रह, इसको आपको बढ़िया से तैयार करना है, क्योंकि इस पर हर साल 2 साल पर एक सवाल पूछे ही जाते हैं। दूसरा, असहयोग आंदोलन पर आपको तैयार कर लेना है, और सारा कुछ बिहार से संदर्भ में तैयार करना है कि बिहार में क्या उसका प्रभाव पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए। उसी तरह से आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी तैयार कर लें। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन को भी तैयार कर लें। तो ये 3-4 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें से एक आध सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, तो 4 सवाल 1917 का हो सकता, 17 का है, असहयोग है, सविनय अवज्ञा है, और भारत छोड़ो। तो ये चारों सेक्शन का था, बिहार के पक्ष को भी देखना होगा। हाँ, बिहार पक्ष ही नहीं दिख रहा होगा। ये सारे सवाल जो भी आते हैं वो बिहार से संबंधित ही होते हैं कि बिहार पे उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए, बिहार में उसका स्वरूप कैसा रहा, इसका ये कीजिए। तो इस तरह से आपको बिहार के संदर्भ में इन सारे सवालों को कर लेना है, तैयार कर लेना है। तीसरा एक जो हम लोग आते हैं जनजातीय आंदोलन पर। केवल जनजातीय कि कृषक भी साथ? जनजातीय और कृषक आंदोलन तो एक साथ जोड़ते हैं, मतलब इसको वर्गीय आंदोलन के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इस बार के जो प्रश्न जो थे उसमें आपको स्वामी सहाजानंद और किसान आंदोलन पर एक सवाल आ चुका है, यानी 65वीं में ये सवाल आ चुका है। तो हमें इसको छोड़ बाकी सवालों पर ध्यान देना। और जनजातीय में भी कुछ है? जनजातीय में कोई बाकी सवाल नहीं है उस तरह का। सवाल नहीं आए थे जनजातीय में? नहीं, इस तरह के कोई सवाल नहीं आए थे। तो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि बाकी जो कुछ सवाल जो बनते हैं, जैसे एक आता है कि बिहार में जनजातीय आंदोलन का पूरा किस तरह से विकास हुआ, क्या हुआ, पूरे आंदोलन को लेकर के आपको एक सवाल बनता है। दूसरा एक सवाल जो महत्वपूर्ण बनता है वह बिरसा मुंडा आंदोलन। बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में पूरा कारण, स्वरूप और परिणाम, इन तीनों को रखना है ये बढ़िया से तैयार करके। एक तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण है संथाल विद्रोह। ये 3 सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं जो बनते हैं मुख्य परीक्षा के लिए। इसे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो एक आध सवाल तो इसमें से आएंगे। संथाल है, मुंडा है, और जनजाति, बिहार में जनजाति है। बिहार में जनजाति। अच्छा खैर चलिए, उसका सेकंड सेक्शन में हम लोग चलेंगे। फोर्थ जो है, फोर्थ कहाँ से सवाल जनरली पूछा गया? इसमें जो शिक्षा को लेकर के, शिक्षा पर एक सवाल रहता है।
ये अमूमन ये भी सवाल तकनीकी शिक्षा को लेकर, अब तक तकनीकी शिक्षा विकास को के डेवलपमेंट, पूरे विकास को लेकर खास करके ये ध्यान में रखेंगे कि 1813 से जब से चार्टर एक्ट के तहत जो शिक्षा पर दिया अंग्रेजों ने महत्व देना शुरू कर दिया, तो उस समय से लेकर भारतीय स्वतंत्रता के समय तक यानी 1947 तक जो पूरे भारत में शिक्षा का विकास हुआ, उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। और उसमें ध्यान में ये रखना है कि उसके भी बिहार के संदर्भ में हमको अच्छी तैयारी कर लेनी है। मतलब वो जब शिक्षा का विकास हुआ तो उसका बिहार पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, बिहार में क्या क्या चीज़ें कई सभी क्वेश्चन को बिहार के संदर्भ में इसको तैयार कर लेना होगा। तो ये चूँकि पिछले परीक्षा में 1858 से लेके 14 तक का ये सवाल आ चुका है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ओवरऑल आपको तैयारी कर लेनी है, यानी 1813 से लेके 1947 तक जो पूरे शिक्षा का विकास है उसको ध्यान में रखते हुए इसको तैयार कर लेना है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। 5वां सेक्शन जो आता है, और इसमें एक जो महत्वपूर्ण जो सेक्शन है वो है विद्वानों के विचार, खासकर गांधी, फिलॉसफी पार्ट जो गांधी, नेहरू और टैगोर पर ये रहता है, संबंधित है। उसमें हमें ध्यान में रखना है कि गांधी जी पर 2-4 सवाल बन सकते हैं, जिसको मैंने ये अब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला सवाल बनता है कि गांधी जी के सामाजिक सांस्कृतिक विचार का उल्लेख करें या उनके क्या विचार थे, उस पर एक सवाल रख सकता है। या दूसरा एक सवाल आता है गांधी जी का रहस्यवाद और सांप्रदायिकता। ये 3-4 इसका गांधी जी पर विशेष, गांधी जी पर फोकस होगा। इस पर आपको 3-4 टॉपिक है, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना है, समझ लेना है कि इस पर एक सवाल रह सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो विद्वान है टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर पर भी सवाल हमेशा पूछे जाते रहे हैं। इस बार जो सवाल हो सकता है कि रविन्द्रनाथ के सामाजिक और सांस्कृतिक साहित्यिक योगदानों की चर्चा करें, इस तरह के ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस बार इसको ध्यान में रखना है और इसको तैयार कर लेना है। तीसरे जो हैं नेहरू जी पर, जवाहरलाल नेहरू पर एक सवाल आ सकता है। हालांकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है कि इन पर 2 ही सवाल बनते हैं खास करके, लेकिन उसी सवाल को कभी कभी घुमा करके सवाल पूछ देता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से तैयारी करना है। पहला कि उनकी विदेश नीति क्या रही, उसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर के ये सवाल आ सकता है। दूसरा कि भारत के आधुनिकीकरण में उनके रोल या भूमिका पर भी एक सवाल पूछा जा सकता है। तो गांधी, नेहरू और टैगोर पर हमें इस तरह के सवाल को तैयार करने हैं। अच्छा, चलिए एक सेगमेंट और है कि जो 5 टाइप के जो आपने जो सेक्शन बताया, ये तो काफ़ी उपयोगी है, छात्रों के लिए तो उपयोगी होगा ही, लेकिन इसमें जानना चाहेंगे प्रत्येक सेक्शन में कौन कौन सा जो मेन फैक्ट होता है जो अपेक्षा करते हैं एग्जामिनर कि वो कॉपी पर होना चाहिए। तो जैसे हम कला संस्कृति से अपेक्षा करेंगे तो कला संस्कृति से आपने जो कुछ होमवर्क भी किया तो उसको देख के भी बता सकते हैं कि आपने क्या क्या पॉइंट किया कि कला संस्कृति का सवाल है तो क्या देना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें, होता क्या है कि किसी भी प्रश्न को लिखने के लिए जब आप लिख रहे होते हैं तो उसके सभी पक्षों पर ध्यान देना जरूरी होता है कि सभी पक्ष आ जाएं, तभी वो सवाल जो है आपका उत्तर जो है वो मुकम्मल होगा। अन्यथा होता है क्या कि महत्वपूर्ण पार्ट ही आप छोड़ देंगे तो फिर सवाल का सही जवाब ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान क्या रखना है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम लोग पटना कलम चित्रकारी पर कोई सवाल आता है, ठीक है, उस सवाल पर हम अगर ये करें, चर्चा करें कि क्या क्या लिखा जा सकता है या कैसे लिखना है, तो उसमें देखिए कुछ हम लोग डिवीज़न करके भी देख लें कि क्या क्या आपको लिखना है। तो जैसा जो जनरल जो इंट्रो होता है, एक भूमिका जो होती है वो तो भूमिका देना है कि क्या है, कैसे है, ये पूरा उसका क्या डेवलपमेंट रहा, क्यों ये कला आई, वगैरह वगैरह, इस तरह से इसको तैयार करना है। इसके बाद जो हम लोग जो बांट के जो ये करेंगे उसमें है कि किस तरह के पटना कलम में किस तरह की चित्रकारी होती थी, रंगों का कैसा प्रयोग होता था, उसका विन्यास, उसमें रंगों में किस तरह की चीज़ें मिलाकर क्या बनाया जा सकता था। इसके बाद उसमें उसका कला पर उसका क्या कहते हैं, उसमें कौन कौन से चित्रकार हुए जिन्होंने ये इस कला को के विकास में अपना योगदान दिया, है ना। इसके बाद उसका जो उपलब्धि क्या रही, उसमें उससे आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ा, है ना। इसको बिहार के संदर्भ में ध्यान में रखते हुए कि इससे कुछ भविष्य में प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, इसको भी ध्यान रखते उसमें डालना है इनपुट को। फिर इसके बाद उसके अलावा आपको अगर
प्रश्न को ज़्यादा अच्छा बनाना है, उसमें हम ग्राफ्स का प्रयोग कर सकते हैं, चित्रकारी का ये प्रयोग कर सकते हैं कि ये कला किस क्षेत्र में खास करके विकसित हुई। तो हम अगर बिहार में हैं कि बिहार में पटना कलम की बात करें तो उसका और कहाँ कहाँ विकास हुआ, किस तरह से पटना से बिहार का मानचित्र उसको मानचित्र, हाँ मानचित्र पर उसको शो करते चलेंगे कि पटना गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एरिया में सब जो है वो कवर किया। तो इन सब क्षेत्रों को अगर हम मानचित्र के द्वारा बताने का प्रयास करें तो हमारा उत्तर काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को, इसको कहते हैं स्मार्ट उत्तर। अगर इस तरह से आप अगर सजा करके इन सब चीज़ों को लिखते हैं तो आपका उत्तर स्मार्ट होगा। तो और इससे आपसे लास्ट में अपेक्षा की जाती है निष्कर्ष बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए, ताकि लगे कि हाँ कभी कभी होता क्या है एग्जामिनेशन में बहुत सी चीज़ों को एग्जामिनर जो है वह ध्यान नहीं देता है, लेकिन इंट्रो और आपका निष्कर्ष जरूर देखता है। इसलिए निष्कर्ष और इंट्रो ऐसा होना चाहिए, अस्पष्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एकदम जो आपने लिखा उसका उसी का चीज़ मुख्य जो बातें हैं वो आप डाल देते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी प्रश्न को इन क्षेत्रों में सेगमेंट्स में बांट कर अगर हम लिखें और एक दूसरे से रिलेट करके लिखें तो हम बेहतर से बेहतर उत्तर लिख सकते हैं और अच्छा मार्क्स हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और देखेंगे जो खास करके विचार जो आता, फिलोसफिकल पार्ट आता, तो फिलॉसफी में देखते हैं कि भाषाई शुद्धता और तार्किकता पर विशेष फोकस रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसलिए कि देखिए विचार जो होते हैं वो विद्वान के अपने विचार होते हैं और उन विचारों को अगर हम तर्क के आधार पर इन्होंने ऐसा कहा तो क्यों कहा, है ना, उनका सोचना क्या था, उनकी सोच क्या थी, है ना, इन सब चीज़ों को जब हम तार्किक आधार पर विश्लेषित नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक वो मुकम्मल नहीं हो पाएगा। और जाहिर है कि इसके लिए आपकी भाषा जो होनी चाहिए अच्छी होनी चाहिए। और बहुत सारे शब्द जो होता है क्या है कि जैसे किसी विद्वान ने कहा, जैसे गांधी जी ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया तो उन शब्दों को यथावत आप उसमें उल्लेख करें ताकि लगे कि हाँ ये उनके विचार हैं, ऐसा नहीं कि उसको तोड़ मरोड़ कर आपने पेश करने की। तो इसको कहते हैं अतार्किक हो जाएगा ये सवाल। तो इस कारण से इस पर खास तौर पे ध्यान देना है। भाषा की शुद्धता अच्छी होनी चाहिए, आपकी तारतम्यता बनी रहनी चाहिए, उनके विचार हूबहू आप लिखने का प्रयास करें। तो इन सब चीज़ों के और साथ साथ इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं कि उसकी क्या उपयोगिता थी उस समय, क्यों उन्होंने इस तरह के विचार दिए, उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीज़ों और को आज प्रासंगिकता भी हाँ उसकी क्या प्रासंगिकता रही और भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीज़ों को ध्यान। चलिए तो विजय जी आपने काफ़ी अच्छा, हाँ तो हम तो चाहेंगे कि फिर से एक बार इसी सेक्शन को लेकर के थोड़ा आगे कुछ और संभावित गेस्ट, खास परीक्षा की जब तिथि घोषित हो जाएगी, प्रोग्राम आ जाएगा, बिल्कुल उस समय लास्ट टाइम में हम लोग फिर से एक बार चर्चा करेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ टॉपिक की चर्चा की है, लेकिन जैसे ही परीक्षा की तिथियां या प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद हम लोग क्वेश्चन वाइज जो है उस पर हम गेस्ट तैयार करेंगे कि किस किस तरह से सवाल जो टेस्ट सीरीज जो देते, जैसे लास्ट टाइम हमने जो दिया टेस्ट सीरीज दिया, तो टेस्ट का आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उन चीज़ों को भी आप चाहे उसके कंटेंट भी आप बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अभी ये चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए आज हम लोग ज़्यादा नहीं कुछ कह पा रहे हैं, लेकिन हम अगली वीडियो में ज़रूर आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझकर प्रश्न के मुताबिक और प्रश्न पर ही बेस्ड जो है उत्तर तैयार कर कैसे किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ताकि आप इसी को ये कर। होता क्या है कि प्रश्न पूछता है कुछ और आप जवाब दे देते हैं कुछ, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो उत्तर जो है आपका उतना बढ़िया नहीं हो पाता है। इसीलिए कहते हैं परीक्षा में बार बार ये सवाल आता है, कहते हैं कि अरे मैंने तो अच्छा लिखा था मार्क्स कम आ गया, तो ऐसी बात नहीं है। जब आप चूक होती है, मतलब चूंकि प्रेशर में रहते हैं छात्र, अचानक सवाल देखते हैं, बाद में उन्हीं को ये आभास होता ये सवाल पूछे क्या गए थे, आंसर क्या लिखा गया। इसलिए प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से देखकर समझकर तब उसके उत्तर लिखने चाहिए। और ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है, जाहिर है ये अभ्यास से ही संभव हो सकता है। तो हम आपको कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बारे में हम लोग अगले टेस्ट सीरीज के माध्यम से तो हम बताएंगे ही, और साथ ही साथ हम लोग एक वीडियो भी बताएंगे। वीडियो में भी आपके पास जो हमारे दूर के साथी हैं वो जो कि नहीं आ पा रहे हैं, नहीं टेस्ट सीरीज में भाग ले पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग एक वीडियो भी रखेंगे ताकि ऑनलाइन भी आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।